नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन जून सेशन 2025 के लिए पेपर कोड PS02। किताब का नाम है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, भारतीय राजनीतिक विचारक। पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रश्नों के साथ उनके उत्तर भी इसमें समावेश हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न, मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का उल्लेख कीजिए। मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मत्स्य न्याय की भयावस्ती से बचने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हुई थी, जो कि ईश्वर द्वारा की गई एक देवीय रचना है। अगला प्रश्न है, समाज की उन 3 प्रथाओं का उल्लेख कीजिए जिनका राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था। राजा राम मोहन राय ने समाज की निम्नलिखित 3 प्रमुख प्रथाओं का विरोध किया था: सती प्रथा, बाल विवाह और बहुविवाह प्रथा। राजा राम मोहन राय ने इन तीनों प्रथाओं का पुरजोर तरीकों से विरोध किया था। गोपाल कृष्ण गोखले की देन के प्रसंग में 2 बातें लिखी है। गोपाल कृष्ण गोखले ने मार्ले मिंटो सुधारों में प्रमुख भूमिका निभाई थी और उन्होंने 1908 में गोखले ने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की। उन्होंने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था का विरोध किया, महिलाओं की मुक्ति की वकालत की और महिला शिक्षा का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, जयनारायण व्यास के अनुसार क्रांति के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। जयप्रकाश नारायण के अनुसार क्रांति के प्रमुख साधन कौन से हैं। जयप्रकाश नारायण के अनुसार क्रांति का प्रमुख साधन कोई एक वस्तु या तरीका नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक संपूर्ण क्रांति की अवधारणा है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में सुधार शामिल है। जयप्रकाश नारायण ने इन 7 क्रांतियों को मिलाकर देश में एक समग्र परिवर्तन लाने का आह्वान किया था। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य के विचार स्पष्ट कीजिए। राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य ने क्या क्या विचार दिए थे, इसके बारे में हमको उत्तर देना है। कौटिल्य के अनुसार राज्य का निर्माण प्रजा के कल्याण और सुरक्षा के लिए एक साधन के रूप में हुआ है, न कि एक साध्य के रूप में हुआ है। एक साधन के रूप में हुआ है, न कि एक साध्य के रूप में। उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए इसे एक समझौतेवादी सिद्धांत माना है, जहाँ राज्य का अस्तित्व समाज में सुव्यवस्था और अराजकता को रोकने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था के प्रति दयानंद सरस्वती के विचार स्पष्ट कीजिए। जो वर्ण व्यवस्था चल रही थी उसमें दयानंद सरस्वती के क्या विचार थे, उसको अपन को लिखना है। 30 शब्दों में उत्तर सीमा लिखनी है। स्वामी दयानंद सरस्वती वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित न मानकर गुण, कर्म और स्वभाव पर आधारित मानते थे। जैसा कि प्राचीन काल में था, उन्होंने जन्मना जाति व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया और समाज में छुआछूत और ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करने के लिए सभी वेदों के अध्ययन का अधिकारी माना। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न, गांधी द्वारा प्रतिपादित स्वदेशी का अर्थ समझाइए। गांधी जी ने स्वदेशी अपनाओ का एक नारा दिया था। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित स्वदेशी का अर्थ सिर्फ अपने देश की वस्तुओं का उपयोग करना ही नहीं है, बल्कि एक व्यापक भावना है जिसमें अपने आसपास के परिवेश, संस्थाओं, धर्मों और वस्तुओं का उपयोग करना और उनमें सुधार लाना शामिल है। इसका उद्देश्य अपनी जरूरतों को स्थानीय स्तर पर पूरा करना और विदेशी प्रभुता को समाप्त कर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था, जिससे स्थानीय कौशल, व्यवसाय और संस्थाओं को सशक्त बनाया जा सके। खंड अ के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उन्होंने देख लिया है। आगे अपन देखेंगे खंड ब, जो 200 शब्दों में जिसकी सीमा होती है प्रश्न उत्तर की। राज्य के संबंध के में शुक्र के विचारों का विवेचन कीजिए। शुक्र नीति के अनुसार राज्य जनता की भलाई और कल्याण के लिए एक आवश्यक और स्वाभाविक संस्था है। शुक्र ने राज्य के कई महत्वपूर्ण कार्यों को रेखांकित किया है, जिनमें नागरिकों की सुरक्षा, निष्पक्ष न्याय की स्थापना, सामाजिक सद्भाव बनाए रखना, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना, समाज के सभी सदस्यों के कल्याण के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। राजा को प्रजा का सेवक मानना चाहिए और उसे अपने और अपने परिवार पर कम खर्च करना चाहिए तथा गरीब के सुख के लिए उपाय करने चाहिए। राज्य के कार्य और दायित्व क्या क्या है? नागरिकों की सुरक्षा करना, मितव्ययिता, जनता का सेवक, आर्थिक समृद्धि, न्याय और समानता, स्वयं पर विजय, कल्याण और विकास। नागरिकों की सुरक्षा करना पहला, मितव्ययिता, जनता का सेवक बने रहना, आर्थिक समृद्धि, राज्य की आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए, न्याय और असमानता, राज्य में न्याय और असमानता बनी रहनी चाहिए, स्वयं पर विजय और कल्याण और विकास। राज्य का स्वरूप और संरचना, राज्य का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए? राज्य का सप्तम सिद्धांत था। शुक्र ने राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है, जिनकी तुलना मानव शरीर के अंगों से की जाती है। इसमें स्वामी जो होता है वो राजा, अमात्य मंत्री, मित्र, कोष राष्ट्र यानी भूभाग, दुर्ग और बल यानी सेना शामिल हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों का विवेचन कीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचार कौन कौन से थे, उनको विस्तृत में बताना है 200 शब्दों में। स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों में हिंदू समाज को कुरीतियों, अंधविश्वासों और सामाजिक विषमताओं से मुक्त कराना मुख्य था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मुख्य उद्देश्य क्या था कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास फैले हुए हैं और सामाजिक जो विषमता है उनसे मुक्त कराना था। उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति आधारित भेदभाव, बाल विवाह, सती प्रथा, बहुविवाह और अस्पृश्यता का कड़ा विरोध किया। उन्होंने नारी शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और समाज में समानता को बढ़ावा दिया तथा वेदों को सत्य और सामाजिक न्याय का आधार मानते थे। उन्होंने अपने विचारों को आर्य समाज की स्थापना के माध्यम से फैलाया और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो, और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रमुख सामाजिक विचार कौन कौन से थे?
जाति व्यवस्था का खंडन। दयानंद सरस्वती ने जाति आधारित जन्म विभाजन का विरोध किया और एक ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ जाति योग्य पर आधारित न हो, योग्यता पर आधारित हो, न कि जन्म पर आधारित। उनका दूसरा विचार था विधवा पुनर्विवाह। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का पुरजोर समर्थन किया, जो उस समय के समाज के लिए क्रांतिकारी विचार था। अगला विचार था शुद्धि आंदोलन। उन्होंने धर्म परिवर्तन कर चुके दलितों और अन्य समुदायों को पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया ताकि उन्हें भी सम्मान मिल सके। अगला विचार था वेदों का महत्व। उन्होंने वेदों को ज्ञान का मूल स्रोत और तर्कसंगत और सामाजिक न्याय का आधार माना। उनका मानना था कि वेदों के सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने से समाज में सुधार आएगा। आर्य समाज की स्थापना। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने सामाजिक सुधारों के विचारों का प्रचार किया और समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इसका संक्षेप निष्कर्ष क्या निकला? संक्षेप में इस प्रश्न का यही निष्कर्ष है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का उद्देश्य भारतीय समाज को अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों से मुक्त कर उसे ज्ञान, समानता और वैदिक सिद्धांतों पर आधारित एक सशक्त समाज में बदलना था। अगला प्रश्न है बहिष्कार पर तिलक के विचारों का परीक्षण कीजिए। बहिष्कार पर तिलक के विचारों का क्या परीक्षण था, उसको अपन को बताना है। बाल गंगाधर तिलक के बहिष्कार के विचारों का उद्देश्य विदेशी शासन को असहयोग के माध्यम से चुनौती देना था। उन्होंने केवल ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित न रहकर स्वदेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। तिलक के अनुसार बहिष्कार और स्वदेशी मिलकर एक शक्तिशाली निष्क्रिय प्रतिरोध का रूप लेते थे, जो आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक सक्रिय साधन था, जिससे भारत आत्मनिर्भर बन सके। बहिष्कार का उद्देश्य और अर्थ और उद्देश्य क्या कहते हैं? आर्थिक स्वावलंबन। तिलक का लक्ष्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करके भारतीय उद्योग और उत्पादों को बढ़ावा देना था। उन्होंने स्वदेशी को भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक माना। जनता का असहयोग। बहिष्कार का अर्थ शासन के संचालन में जनता द्वारा सहयोग देना बंद करना था, जिससे शासन चलाना असंभव हो जाता। अगला है स्वदेशी उद्यमिता को बढ़ावा। बहिष्कार का उद्देश्य केवल आयातित वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित नहीं था, बल्कि स्वदेशी उद्यमिता को बढ़ावा देना और भारतीय उत्पादों का उत्पादन व उपभोग बढ़ाना भी था। अगला प्रश्न है मानव जीवन के 4 आश्रमों के बारे में मनु के विचार स्पष्ट कीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और ये वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार, अपने मित्रों को जरूर शेयर करें ताकि हर जरूरतमंद को ये वीडियो मिल सके और अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। अगला प्रश्न है मानव जीवन के 4 आश्रमों के बारे में मनु के विचार स्पष्ट कीजिए। मनु के मानव जीवन को 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में विभाजित किया है, जो क्रमशः ज्ञानार्जन, सामाजिक जीवन, परिवार, आत्मा की शुद्धि और त्याग व मोक्ष की ओर क्रमशः बढ़ते हैं। मनु के 4 आश्रम, मनुष्य के अनुसार 4 आश्रम के बारे में अपन बताते हैं विस्तृत में। मनुस्मृति में मनुष्य की 100 वर्ष की आयु 4 भागों में बांटा गया है, जिसके में प्रत्येक आश्रम 25 वर्ष का होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम जो होता है जन्म से 25 वर्ष तक। इसका उद्देश्य इस 25 वर्ष में क्या क्या होता है? इस आश्रम में व्यक्ति का मुख्य कार्य गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करना, ज्ञान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना होता है। दूसरा गृहस्थ आश्रम जो 25 वर्ष से लगाकर 50 वर्ष तक होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा पूर्ण होने के बाद इस चरण में विवाह कर परिवार की जिम्मेदारी निभाना और धर्म, अर्थ और काम का सुख भोगना है। अगला आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम जो 50 वर्ष से 75 वर्ष की आयु में पूरा करना होता है। उसका उद्देश्य यह आश्रम आध्यात्मिक उत्कर्ष और वैराग्य की ओर बढ़ने का चरण है, जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। और अंतिम आश्रम जो संन्यास आश्रम होता है 75 से 100 वर्ष का, इसका उद्देश्य यह जीवन का अंतिम पड़ाव है, जिसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। संक्षेप में मनु की आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास से शुरू होकर उसे सामाजिक जिम्मेदारियां, फिर वैराग्य और अंततः आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाती है, जो एक पूर्ण व नैतिक जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। अगला प्रश्न है खंड स, जिसमें 500 शब्द की उत्तर सीमा होती है, जिसमें पहला प्रश्न है सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचारों के विपरीत। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर बहुत सारे आंदोलन किए हैं और उनके जो विचार थे उनको अपन को लिखना है, विस्तृत अवधारणा में इसको हमको लिखना है। तो उसका उत्तर है महात्मा गांधी के विचारों में सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह अविभाज्य रूप से जुड़े हुए। उनके अनुसार सत्य ईश्वर है और सत्य का पालन करने के लिए अहिंसा आवश्यक है। सत्याग्रह सत्य का ही एक रूप है, जिसमें शारीरिक और मानसिक रूप से किसी को नुकसान पहुंचाए बिना बल्कि प्रेम और करुणा से दुश्मन को भी जीतने की कोशिश की जाती है। विस्तृत रूप से पढ़ेंगे अपन सत्य क्या है। गांधी जी के विचारों से सत्य क्या है? गांधी जी के लिए सत्य केवल ईमानदारी नहीं था, बल्कि सत्य के अनुरूप और उसके प्रति पूर्ण समर्पण के साथ जीवन जीना था। उन्होंने सत्य को ईश्वर के बराबर माना और कहा कि यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे व्यक्ति अपनी अंतरात्मा में रखते हुए जी सकता है। उसके बाद उन्होंने अहिंसा के बारे में बताया। अहिंसा का अर्थ केवल तन, मन, वचन या वाणी से किसी को नुकसान न पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि किसी का अहित न सोचना भी इसमें शामिल है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा सत्य को प्राप्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है और एक के बिना दूसरे का अनुसरण करना संभव नहीं है। और गांधी जी का तीसरा एक और विचार था सत्याग्रह, ट्रुथ फोर्स। सत्याग्रह अन्याय से लड़ने का एक अनूठा और क्रांतिकारी साधन है, जिसमें सत्य, करुणा और शांति का सहारा लिया जाता है। यह केवल राजनीतिक हथियार नहीं है, बल्कि अन्याय के लिए एक सार्वभौमिक समाधान है, जिसका प्रयोग एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो सत्य और ईश्वर के सिद्धांत में विश्वास रखता हो। सत्याग्रह में विरोधी को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि उसके हृदय को जीतना है। बहुत अच्छी बातें बताई है महात्मा गांधी ने अपने जीवन में, बहुत सारे आंदोलन किए और अच्छे अच्छे विचारों पर लोगों को चलना सिखाया था। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के सामाजिक दर्शन का विश्लेषण कीजिए।
स्वामी विवेकानंद के जो सामाजिक दर्शन था उस पर विश्लेषण करना है। स्वामी विवेकानंद के सामाजिक दर्शन में मानवता की सेवा, सामाजिक न्याय और समानता पर जोर दिया गया, जो उन्होंने आध्यात्मिक विचारों के मूल में है। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और अज्ञानता की कड़ी निंदा की तथा ऐसे कर्मयोगी समाज की वकालत की जहाँ सभी को सम्मान और समान अवसर मिले। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इसी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई थी, जिसका लक्ष्य मानव जाति की सेवा और राष्ट्र का उत्थान था। स्वामी विवेकानंद के सामाजिक दर्शन के प्रमुख तत्व, उन्होंने कौन कौन से प्रमुख तत्व बताए थे? मानवता की सेवा, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। विवेकानंद ने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सभी प्राणियों की सेवा को महत्वपूर्ण माना। उनका मानना था कि मनुष्य के अंदर ही ईश्वर का वास है और सेवा के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति की जा सकती है। सामाजिक न्याय और समानता, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। उन्होंने जाति, धर्म और लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी तरह के भेदभाव का विरोध किया। उनके अनुसार समाज में समता और समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने समाजवाद और आर्थिक समानता का तत्व बताया, सोशलिज्म एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। स्वामी विवेकानंद एक समाजवादी विचारक थे जो मानते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब आम लोग आर्थिक रूप हो और उन्होंने मानना था कि भूखे पेट व्यक्ति न तो उन्नति कर सकता और न ही समाज की सेवा कर सकता है। उसके बाद उन्होंने एक और उद्देश्य बताया था, शिक्षा और ज्ञान का प्रसार, एजुकेशन एंड डिससेमिनेशन ऑफ नॉलेज। उन्होंने अशिक्षा और गरीबी को राष्ट्र की प्रमुख बाधाएं माना। उनके अनुसार शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि समुदाय और राष्ट्र के उत्थान के लिए भी आवश्यक है। इसके बाद राष्ट्रवाद और देशभक्ति, नेशनलिज्म एंड पेट्रोटिज्म। विवेकानंद एक महान देशभक्त थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति और अध्यात्म को विश्व मंच पर स्थापित किया। उन्होंने युवाओं में आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति की भावना जगाई। रामकृष्ण मिशन, उन्होंने सामाजिक दर्शन को साकार करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो समाज सेवा और जन कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहा। संक्षेप में इन सभी बातों का निष्कर्ष यह था कि स्वामी विवेकानंद का सामाजिक दर्शन मानवतावाद, समता, समानता और राष्ट्रवाद के समन्वय पर आधारित था। उन्होंने एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहा जो आध्यात्मिक मूल्यों से परिपूर्ण हो और जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, समानता का अधिकार मिले। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।